1947 का था साल। एक सिपाही ने अपनी माँ को छोड़ा, अपने बचपन के खेत छोड़े, अपने सपने छोड़ दिए सिर्फ इसलिए ताकि वो तिरंगे के नीचे अपना फर्ज निभा सके। बर्फ से ढकी पहाड़ियों में बिना किसी शिकायत के वो बॉर्डर पे खड़ा रहा। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, भारत माँ की रक्षा। आज भी हर जनरेशन में ऐसे ही वीर पैदा होते हैं जो बिना कुछ मांगे अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं होती। जब भारत जैसा देश किसी मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में जाता है तो सिर्फ सोल्जर्स नहीं, पूरा देश उस इम्पैक्ट को महसूस करता है। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के करंट वॉर के इकोनॉमिक और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। चलिए पहले बात करते हैं इकोनॉमी की, क्योंकि हर जंग का सबसे पहला नुकसान होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था पर। जब वॉर होता है तो डिफेंस स्पेंडिंग स्काईरॉकेट कर जाता है। इंडिया जो ऑलरेडी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, उसके लिए एडिशनल डिफेंस बजट का मतलब है एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एसेंशियल सर्विसेज के लिए कम पैसा। 2025 के बजट में इंडिया ने लगभग 6.2 लाख करोड़ डिफेंस पे एलोकेट किया था। अब वॉर की वजह से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल कॉस्ट के चलते ये फिगर और बढ़ गया है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा फिस्कल डेफिसिट पे। जब वॉर होता है तो ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल और एसेंशियल गुड्स की सप्लाई डिस्टर्ब होती है। रिजल्ट इन्फ्लेशन। क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑलरेडी बेंट बेंचमार्क पे $90 पर बैरल क्रॉस कर चुके हैं, और अगर मिडल ईस्ट और एशिया के ट्रेड रूट्स पर इफेक्ट होता है तो प्राइसेस और बढ़ने के चांसेस हैं। फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे तो हर चीज़ जैसे फूड, ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग सब महंगे हो जाएंगे। वॉर का सबसे पहला इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट पे। अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर्स रिस्क एवर्स हो जाते हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा निकालने लगते हैं। रिजल्ट सेंसेक्स और निफ्टी में करेक्शन, रुपी का डेप्रिसिएशन और कैपिटल मार्केट में इंस्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स डिले होते हैं, स्टार्टअप्स की फंडिंग्स इम्पैक्ट हो जाती है और एमएसएमई जो बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, उसका कैश फ्लो डिस्टर्ब होता है। इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस ऑलरेडी मिनिमल है, लेकिन इस वॉर का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स पे भी हो सकता है। अगर साउथ एशिया अनस्टेबल होता है तो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स में कंट्री रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स डिले हो सकते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल, फार्मा और ऑटो सेक्टर में। इस वॉर का मेजर कोलेटरल डैमेज होता है टूरिज्म और एविएशन। जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आने वाले होते हैं वो कैंसिल कर देते हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म भी इफेक्ट होता है, स्पेशली बॉर्डर एडजेसेंट एरियाज में जहां हैवी मिलिट्री प्रेजेंस और कर्फ्यू लग जाता है। एविएशन इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है क्योंकि एयर रूट्स डाइवर्ट होते हैं, फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाती है और सेफ्टी कंसर्न की वजह से इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्लाइट्स कैंसिल कर देती हैं। ये सेक्टर ऑलरेडी कोविड के बाद से रिकवरी फेज में था और अब वॉर की वजह से फिर से सेटबैक मिलता है। आज की वॉर का एक नया फ्रंट है, साइबर बैटलफील्ड। इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड्स, बैंकिंग, नेटवर्किंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड इवन मीडिया पोर्टल्स साइबर अटैक्स के रडार पे होते हैं। पाकिस्तान बेस्ड हैकर ग्रुप्स और उनके अलाइज इस वक्त साइबर ऑफेंसिव लॉन्च कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने CERT-IN जैसी बॉडीज को अलर्ट मोड पे डाल दिया है और प्राइवेट सेक्टर्स के IT टीम्स भी हाई अलर्ट पे हैं। लेकिन इससे एक चैलेंज सामने आता है, डाटा प्राइवेसी, फेक न्यूज़ और सोशल मीडिया मैनिपुलेशन का। अब बात करते हैं एक और क्रूशियल एंगल की, इंडिया की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और फॉरेन रिलेशंस पे इसका क्या असर पड़ रहा है। इस वॉर के रिस्पॉन्स में USA ने डी एस्केलेशन की अपील की है, जबकि रशिया ने न्यूट्रल स्टांस ले रखा है। चाइना जो पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक अलाय है, वो डिप्लोमेटिकली तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चलते वॉर को ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि वो अपने ग्लोबल अलाइज को बैलेंस करके रखे, स्पेशली क्वाड और ब्रिक्स जैसे मल्टीलेटरल ग्रुप्स के बीच। इस वक्त इंडिया का डिफेंस डिप्लोमेसी फ्रंट भी एक्टिव है। रफाल जेट्स का रैपिड डिप्लॉयमेंट, इजराइल और फ्रांस से हाई ग्रेड वेपन सिस्टम की एमरजेंसी प्रोक्योरमेंट और USA से इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब इंडिया को एक असर्टिव पावर बनाते हैं। लेकिन इसका एक डिप्लोमेटिक कॉस्ट भी है। अगर वॉर लॉन्ग टर्म होता है तो UN और ग्लोबल कम्युनिटी में इंडिया से डायलॉग और नेगोशिएशन की एक्सपेक्टेशंस रखी जाएगी। परमानेंट UNSC सीट की एस्पिरेशन में भी ये वॉर एक बाधा बन सकती है। इंडिया की एक सॉफ्ट पावर इमेज रही है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, पीस लविंग, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी। लेकिन वॉर नैरेटिव से ये इमेज थोड़ी डेंट होती है।
इंटरनेशनल मीडिया में नैरेटिव कंट्रोल करना, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अवॉइड करना और सिविल कैजुअलिटीज से बचना, ये सब ज़रूरी होगा इंडिया के लिए अपनी ग्लोबल गुडविल बनाए रखने के लिए। इंडिया साउथ एशिया का हमेशा से नेचुरल लीडर रहा है, लेकिन वो सिचुएशन में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसी नेबरिंग कंट्रीज न्यूट्रल स्टांस ले लेती हैं। ये कंट्रीज अब चाइना के ऑर्बिट में जा रही हैं और इंडिया के इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रही हैं। वॉर के चलते अगर इंडिया अपने नेबरहुड पे डिप्लोमेटिक फोकस लूज करता है तो साउथ एशिया में चाइना का डोमिनेंस बढ़ सकता है। सो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाना सिर्फ पाकिस्तान को टैकल करने से नहीं बल्कि अपने नेबरहुड को स्टेबलाइज करने से भी आता है। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया इस वॉर से कुछ अचीव करेगा, और अगर हाँ तो किस कॉस्ट पे। भारत एक एमर्जिंग सुपर पावर है। उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी मिसाइल या टैंक नहीं बल्कि उसकी इकोनॉमिक रेजिलेंस, डेमोक्रेटिक डेप्थ और कल्चरल डाइवर्सिटी है। हमें शॉर्ट टर्म विक्ट्री से ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है। वॉर का रिस्पॉन्स ज़रूरी है, लेकिन उस रिस्पॉन्स का स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, हर भारतीय के दिल में चल रही है। एक तरफ गुस्सा है, दूसरी तरफ गर्व, एक तरफ दर्द है, दूसरी तरफ डिटर्मिनेशन। पर सबसे बड़ा सत्य ये है कि हम एक यूनाइटेड, रेजिलेंट और प्रोग्रेसिव नेशन हैं, और ये सिर्फ एक वॉर नहीं, ये हमारी यूनिटी का टेस्ट है। जय हिंद।